अर्ज किया है, कभी ना समझो अपने आप को किसी से कम, खुद पे रखो विश्वास, खुद में होना चाहिए दम। कभी ना समझो अपने आप को किसी से कम, खुद पे रखो विश्वास, खुद में होना चाहिए दम। अब देखेंगे अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में तीसरा थ्योरम। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज देख रहे थे और अभी तक इस सीरीज में ऑलरेडी हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को कवर कर लिया है। अब इस लेक्चर में अपने तीसरे थ्योरम की पूरी कहानी देखने वाले हैं, यानी कि द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम की पूरी कहानी देखने वाले हैं, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अब अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में अपना तीसरा थ्योरम देख लेते हैं। अब एक नजर इस रेलगाड़ी के डब्बों पे डालिए। आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा सर कि यह थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। यह थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 कुल मिला के हमें ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यह थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में 2013 से हर साल लगातार पूछा गया है। इस चीज को ऑब्जर्व करके यह रियलाइज होता है सर कि यह थ्योरम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम कहता है द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टेटमेंट वाली बात को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लफ्जों में बोलूं तो मतलब कुछ इस प्रकार है। एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से उसी सर्कल के ऊपर बनने वाले टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से उसी सर्कल के ऊपर बनने वाले टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। यानी कि इसी बात को अगर मैं और भी ज्यादा सिंपल करके बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से उसी सर्कल के ऊपर बनने वाले दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी सर। अब इसी बात को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना डायग्राम पे। तो यहां पे रैंडम तरीके से एक सर्कल को बना लेते हैं सर। तो रैंडम तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे अगेन रैंडमली सर्कल के बाहर कहीं पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं। तो रैंडमली सर्कल के बाहर अपने पॉइंट को मान लो यहां कहीं मैंने लोकेट कर दिया। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट वाला सर्कल का लेक्चर ध्यान में है तो रिकॉल होना चाहिए कि सर ने बताया था कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो उस सिचुएशन में अपने उस बाहर वाले पॉइंट से पास करते हुए अपने सर्कल पे हम एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर। तो फटाफट इस सिचुएशन में अपने दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट यहां पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा सर। अगेन यहां पे एक और टेंजेंट सर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने अपने एक्सटर्नल पॉइंट से अपने सर्कल पे दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगेन अगर आपको कंसेप्ट वाला लेक्चर ध्यान में है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो कंसेप्ट सिखाया था वो भी ध्यान में होगा सर। कंसेप्ट कहता है कि किसी भी टेंजेंट के लेंथ पे बात करने के लिए एक पॉइंट स्पेसिफाइड होना चाहिए सर। और डेफिनेशन कहती है कि उस स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो टेंजेंट का पार्ट होता है वही मेरे टेंजेंट का लेंथ कहला जाता है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू वाले टेंजेंट के लिए टेंजेंट की लेंथ बताइए क्या होगी, तुरंत आपका जवाब होगा कि सर इस सिचुएशन में ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है और इस टेंजेंट के लिए ये रहा सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो टेंजेंट का पार्ट होता है वही उस टेंजेंट की लेंथ कहला जाता है। यानी कि इस ब्लू वाले टेंजेंट के लिए ये मेरे टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी।
अगेन अब पर्पल वाले टेंजेंट पे आ जाइए, यहां पे टेंजेंट की लेंथ क्या बोल दोगे? तो कह दोगे सर ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट और इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो टेंजेंट का पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, वही उस सिचुएशन में टेंजेंट की लेंथ कहला जाता है। यानी कि सर पर्पल वाले टेंजेंट के लिए ये मेरे टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। तो हमारा थ्योरम कहता है एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से उसी सर्कल के ऊपर बनने वाले दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। यानी कि हमारे थ्योरम के हिसाब से अपने फिगर में ये बोल देंगे सर कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए इन लेंथ्स का मैं नामकरण कर लूं कुछ इस तरीके से कि इसको P कह दिया, इसको Q कह दिया, इसको R कह दिया, तो अपने थ्योरम के हिसाब से डायग्राम को ऑब्जर्व करके मैं कह सकता हूं सर कि RP और RQ की जो लेंथ होगी ये लेंथ इक्वल होगी। सर फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, एक और तरीके से समझते हैं, ध्यान से सुनना सर। तो यहां पे फिर से टेंजेंट्स बना के इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि थ्योरम आखिर कहता क्या है। ध्यान से सुनना सर यहां पे। तो अब मान लो अपने एक्सटर्नल पॉइंट को मैं यहां कहीं पे कंसीडर करता हूं। तो अगेन कहानी वही है सर कि सर्कल के बाहर लाई करने वाले पॉइंट से अपने उस सर्कल के ऊपर हम एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट यहां पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा सर। अगेन यहां पे कह दोगे एक और टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा सर। एक और टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा सर। अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट इन सिचुएशंस में क्या बता दोगे? तो इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट। यानी कि सर इस वाले टेंजेंट के लिए टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये हो गई। अगेन इस वाले टेंजेंट के लिए टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो कंसेप्ट के हिसाब से, अपने थ्योरम के हिसाब से, अपने फिगर में हम ये बोल देंगे सर कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे नामकरण कर लूं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C कह दूं, तो फिगर के मुताबिक अपने थ्योरम के एप्लीकेशन से यहां पे कह दूंगा सर कि CA और CB की जो लेंथ होगी ये लेंथ इक्वल होगी सर। तो थ्योरम क्या है, ये कहानी सभी को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो थ्योरम की कहानी समझने के बाद अब हमारे मन में एक डाउट आता है। डाउट ये आता है सर कि अगर एग्जाम में कोई सर्कल का सवाल मिलता है तो सवाल पढ़ के कैसे डिसाइड करेंगे कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इस वाले थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है? तो इसका जवाब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सवाल पढ़ने के बाद अगर आपको एक सिचुएशन सवाल में ऑब्जर्व हो जाए तो तुरंत कह देंगे सर कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। कौन सी सिचुएशन ऑब्जर्व होनी चाहिए? तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि सवाल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हो। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स वाली सिचुएशन किसी भी सर्कल के सवाल में आपको दिखती है, तुरंत सतर्क हो जाना कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए और अब आप लोगों के लिए एक सवाल है। सवाल यह है कि इस फिगर को एनालाइज करके आप लोगों को मुझे यह बताना है कि इस फिगर में कौन कौन सी लेंथ्स आपस में इक्वल होगी। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, इस फिगर को ध्यान से देखिए और इस फिगर को एनालाइज करके मुझे आप लोग यह बताइए कि इस फिगर में कौन कौन सी लेंथ्स आपस में इक्वल होगी। वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट सोचने की कोशिश करिए। तो आई होप सभी ने यहां पे सोचा होगा। अब देखो इस फिगर में दिमाग कैसे लगाना है, इस फिगर को कैसे एनालाइज करेंगे। तो फिगर को एक नजर में देखते ही कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व होता है। मुझे ऑब्जर्व होता है सर एक ही नजर में कि एक ही सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए गए हैं।
मुझे दिख रहा है सर, इस सर्कल के लिए ये टैंजेंट है, अगेन इसी सर्कल के लिए ये भी टैंजेंट है, अगेन इसी सर्कल के लिए ये भी टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है। तो कुल मिला के एक ही नजर में अपने फिगर को एनालाइज करके मुझे दिख रहा है कि इसी सर्कल के लिए 6 टैंजेंट्स फिगर में बनाए गए हैं। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर, अगेन मुझे यहां पे अपने फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है सर कि सर्कल के बाहर बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। सर ये भी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट। तो टैंजेंट्स के अलावा मुझे अपने सर्कल के बाहर बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं और ये एक्सटर्नल पॉइंट्स इस तरीके से दिख रहे हैं कि मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो दिख रहा है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इस वाले को देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इसको देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इसको देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इसको देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। तो यहां पे फिगर में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे यहां पे रियलाइज हो रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। तो अभी अभी जो हमने सीखा उससे यह रियलाइज हो जाता है कि सवाल में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने इस थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब मुझे अपने फिगर को एनालाइज करके यह रियलाइज हो चुका है कि इसको सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंस पता करने के लिए मुझे अपने इस थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है सर। तो अब अपने थ्योरम को अप्लाई करके इक्विवेलेंस देखते हैं क्या क्या है। अब ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनना। अगर आपको वो कंसेप्ट वाला लेक्चर याद है तो वहां से आपको यह रिकॉल होना चाहिए कि प्रिंस सर ने एक फिगर के थ्रू, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू बहुत अच्छे से लेंथ ऑफ टेंजेंट की कहानी बताई थी और उस कहानी में यह समझाया था कि एक ही टेंजेंट की लेंथ अलग अलग हो सकती है। सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफाइड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। रिकॉल करिए, हमने देखा था सर, हमने ऑब्जर्व किया था सर कि एक ही टेंजेंट की लेंथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन में आपका स्पेसिफाइड पॉइंट क्या कंसीडर किया गया है। सीखा था कि नहीं? बिल्कुल सीखा था। अब आ जाओ इस फिगर पे वापस, ध्यान देना। पहले फिगर को थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लिया। अब बारी बारी से हर एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मान लो इसको एनालाइज करते हैं, तो बाकियों को यहां पे थोड़ा सा रब कर देते हैं सर। तो यहां पे बाकियों को रब कर दिया, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को पहले एनालाइज कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि अपने थ्योरम की कहानी को फिट बैठाया जा सकता है। तो यहां पे अपनी सिचुएशन में लेंथ ऑफ टैंजेंट्स देख लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से अगर इस टैंजेंट के लिए बात की जाए सर, तो ये स्पेसिफाइड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगा। अगेन समझना, अगेन सिचुएशन के हिसाब से अगर इस टैंजेंट पे लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात की जाए सर, तो ये स्पेसिफाइड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगा। तो अपने थ्योरम को अप्लाई करके तुरंत अपने फिगर में कह देंगे सर कि ES और ET की लेंथ आपस में इक्वल होगी। अब चलते हैं दूसरे एक्सटर्नल पॉइंट पे। ध्यान से सुनना, इस फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगेन दिख रहा है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन अपने सिचुएशन के हिसाब से लेंथ ऑफ टैंजेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट में लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या बोल देंगे सर? तो कह देंगे ये स्पेसिफाइड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अब
इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अगेन समझना, अगेन सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए क्या देंगे, ये स्पेसिफाइड पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि अपने थ्योरम को अप्लाई करते हुए यहां पे बोल देंगे सर कि ds और dr की लेंथ आपस में इक्वल होगी। अब एक और एक्सटर्नल पॉइंट पे चलते हैं फिगर को क्लियर करके। तो यहां पे फिगर को क्लियर करके अब इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाता है। अगेन ध्यान देना, फिर से दिख रहा है सर कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अब सिचुएशन के हिसाब से अपने टेंजेंट्स में लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो कह दोगे अब सिचुएशन में ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि स्पेसिफाइड पॉइंट के हिसाब से इस टेंजेंट में लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा सर ये वाली लेंथ, क्योंकि ये स्पेसिफाइड पॉइंट और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगेन समझना, सिचुएशन के हिसाब से इस वाले टेंजेंट में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि ये मेरा क्या हो गया सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। यानी कि अगेन अपने थ्योरम की मदद से यहां पे कह देंगे कि CR और CQ की लेंथ आपस में इक्वल होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं फिगर को क्लियर करके। अब यहां पे अपने इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। सिचुएशन के हिसाब से दोनों टेंजेंट्स के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बोल देंगे, तो कह दोगे इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सर सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफाइड पॉइंट के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। यानी कि थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहां पे कह देंगे कि BP और BQ ये लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी सर। अगेन आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं फिगर को यहां पे थोड़ा सा क्लियर करके। अब यहां पे अपने इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। अगेन दिख रहा है सर कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। तो यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो सिचुएशन के हिसाब से ये हो गया स्पेसिफाइड पॉइंट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट पे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, इस टेंजेंट पे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने थ्योरम को अप्लाई करते हुए कह देंगे सर कि AP और AU की लेंथ आपस में इक्वल होगी सर। अगेन आगे वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे चलते हैं फिगर को क्लियर करके। तो फिगर को क्लियर करके अब इस वाले और अपने आखिरी एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं फिगर के। तो अगेन यहां पे दिख रहा है सर कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा सर, तो इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चूंकि ये स्पेसिफाइड पॉइंट है तो इस टेंजेंट पे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इस टेंजेंट पे सिचुएशन के हिसाब से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि यहां पे कह देंगे अपने थ्योरम को अप्लाई करके कि FU और FT की लेंथ आपस में इक्वल होगी। कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा सर। तो यहां पे हमने फुल एंड फाइनल तरीके से अपने फिगर को एनालाइज करके ये पता कर लिया है कि फिगर में क्या क्या लेंस आपस में इक्वल होगी। तो आई होप जब आप खुद से सवाल ट्राई कर रहे होगे तो यही डेटा आपका भी निकल के आ रहा होगा। तो इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक क्या क्या कर लिया सर थ्योरम में, थ्योरम की कहानी देख ली, किस सवाल में थ्योरम अप्लाई करना है यह सीख लिया, थ्योरम का एक एप्लीकेशन देख लिया। अब अपने थ्योरम के प्रूफ पे आ जाते हैं और यह सीखेंगे कि थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। ध्यान से देखना। तो अब अपने थ्योरम का स्टेटमेंट और अपने थ्योरम का एप्लीकेशन देखने के बाद अपने थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर हम एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अपने उसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो इस सिचुएशन में हमें यह शो करना है, यह प्रूव करना है, यह साबित करना है
कि उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। अब अपने कहानी के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो कहानी में एक सर्कल पे चर्चा हो रही है, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत है। फटाफट एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से अपने सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन कहानी के अनुसार एक एक्सटर्नल पॉइंट को कंसीडर करना है। तो आप अपने एक्सटर्नल पॉइंट को, आप अपने सर्कल के बाहर लाई करने वाले पॉइंट को कहां पे कंसीडर करना चाहते हो, प्योरली आपकी मर्जी है। आप चाहो तो बाहर वाले पॉइंट को यहां 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 जहां पे भी बाहर लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो बिल्कुल रैंडम तरीके से अपने एक्सटर्नल पॉइंट को यहां कहीं पे कंसीडर कर लेते हैं। अगेन कहानी के अनुसार मुझे अपने इस एक्सटर्नल पॉइंट से पास करते हुए सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। फटाफट तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर। तो यहां पे बड़ी सावधानी से हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया। अगेन अपने दूसरे टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन यहां पे बिल्कुल सावधानी से अपने दूसरे टेंजेंट को भी ड्रॉ कर लिया है सर। अब इस सिचुएशन में ऑब्जर्व हो रहा है कि इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगेन मुझे टेंजेंट के लेंथ का कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट के हिसाब से कह देंगे कि दोनों ही टेंजेंट्स के लिए ये वाला पॉइंट मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट होगा। अब इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और हम जानते हैं सर कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो मेरे स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी कि इस वाले टेंजेंट की लेंथ ये वाली लेंथ हो जाएगी सर स्पेसिफाइड पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अगेन इस वाले टेंजेंट के लिए टेंजेंट की लेंथ ये वाली लेंथ हो जाएगी सर स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से मुझे इस लेंथ और इस लेंथ को आपस में इक्वल शो करना है सर, इक्वल प्रूफ करना है। तो कहानी के अनुसार हमने यहां पे डायग्राम बना लिया। अब कॉमन सेंस की बात है सर कि मुझे अपने प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए इसी फिगर की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि सर सारी मैथमेटिक्स इसी फिगर में लगने वाली है। तो मैथमेटिक्स फिगर में लगाने के लिए पहले फिगर का नामकरण कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पे फटाफट तरीके से अपने पूरे फिगर का नामकरण कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से अपने एक्सटर्नल पॉइंट को मान लो ए कह देते हैं। अगेन रैंडमली इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी कह देते हैं। अगेन रैंडमली इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्यू कह देते हैं। यानी कि सर अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि मुझे अपने इस गिवन फिगर और गिवन डेटा की मदद से पीए और क्यूए की लेंथ को इक्वल साबित करना है। तो टारगेट सवाल का सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो फिगर की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, फिगर का नामकरण कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने मैथमेटिकल एनालिसिस पे। तो टारगेट क्या है सर? तो टारगेट यह है कि मुझे अपने गिवन फिगर और गिवन डेटास की मदद से पीए और क्यूए की लेंथ को आपस में इक्वल साबित करना है। इसी के लिए दिमाग लगाना है। अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल अगर फिगर को ऑब्जर्व करें और यह सोचने की कोशिश करें कि अपने गिवन फिगर और अपने अवेलेबल डेटा की मदद से इसको कैसे इक्वल साबित करना है, तो कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाला सर्कल का कंसेप्ट वाला लेक्चर देखा है तो वहां पे बिल्कुल लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी। बोला यह था सर कि एक सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर और रेडियस। अब ये जो लाइन है ना, इसके अंदर बहुत सारी कहानी छिपी है। इस लाइन का मतलब यह निकलता है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल मिलता है जहां पे सवाल में किसी भी तरीके से कोई सर्कल इन्वॉल्व हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड करना है, उस सिचुएशन में तुरंत अपने सर्कल के सेंटर और रेडियस का सहारा लीजिए, आपको रास्ता दिखने लगेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कंसेप्ट के लेक्चर में यह बहुत अच्छे से सिखाया था कि एक सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर और रेडियस। अब यह एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब यह है
कि कोई भी मैथमेटिक्स में ऐसा सवाल मिलता है जिसमें सर्कल इन्वॉल्व हो रहा हो और कैसे प्रोसीड करना है यह समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत सबसे पहले उस सिचुएशन में सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस बनाइए, कैसे आगे बढ़ना है रास्ता आपको अपने आप दिखने लगेगा। अब कहोगे सर यहां पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सर्कल इन्वॉल्व हो रहा है और आगे कैसे बढ़ना है यह समझ में नहीं आ रहा, तो सर की बताई गई पहचान वाली बात को इस्तेमाल कर देंगे। तो सेंटर और रेडियस बना लेते अपने फिगर में। तो सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा। अगेन सेंटर का रैंडमली कुछ नामकरण कर लेते हैं, मान लो रैंडमली सेंटर को ओ से डिनोट कर दिया। अब मुद्दा है रेडियस बनाना। ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर इस सर्कल में आप अनगिनत तरीके से रेडियस बना सकते हो, ऐसे 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 कई तरीके से रेडियस बना सकते हो। तो यहां पर मुद्दा यह है सर कि कैसे रेडियस बनाने में हमें एडवांटेज मिलेगा, कैसे रेडियस बनाएं कि हमें कुछ फायदा मिले, कुछ ऐसा मिले जो कि मेरे काम का हो। तो तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है कि हमने अभी तक जो सर्कल में पढ़ा है उसमें यह जाना था कि अगर मेरे सर्कल में टेंजेंट बने होते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस बना ले तो वहां पे 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा गिवन डेटा मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पे समझ में आ चुका है कि कैसे रेडियस बनाना चाहिए। क्लियरली फिगर में टेंजेंट्स बने हुए दिख रहे हैं, तो फायदा इस बात में है कि अगर अपने टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बना ले। अब कुल मिला के 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मेरा दिमाग चल रहा है सर कि एक रेडियस इधर बनेगा, एक रेडियस इधर बनेगा। तो जो एनालाइज हो रहा है उसके हिसाब से फटाफट तरीके से रेडियस बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ता हुआ एक रेडियस बना लिया। अगेन इसी सर्कल में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ता हुआ एक और रेडियस बना लिया सर। तो यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके बाद कुल मिला के अगर आप ध्यान दोगे तो हमें एक क्वाड्रिलैटरल बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है सभी को एक क्वाड्रिलैटरल बनता हुआ? बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि अब हमें यहां पे अपने क्वाड्रिलैटरल में इन दोनों साइड्स को इक्वल साबित करना है। कैसे साबित करेंगे सर? दिमाग लगा रहे हैं। तो अगेन कहोगे सर इस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद मुझे अपने क्वाड्रिलैटरल में इन दोनों साइड्स को इक्वल साबित करना है। अगेन समझ में नहीं आ रहा है कैसे साबित करेंगे। ठीक है सर, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि यहां पे भी अपने थ्योरम की मदद से 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा थ्योरम? तो थ्योरम हमने पढ़ा था सर कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो इस क्वाड्रिलैटरल में ये 90 डिग्री है, इन दोनों साइड्स को इक्वल साबित करना है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कैसे प्रोसीड करें। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। तो अगेन रिकॉल करिए, कहीं पे भी किसी क्वाड्रिलैटरल में कुछ साबित करना होता है, कुछ प्रूफ करना होता है, और कैसे प्रूफ करना है ये अगर आप सोच ना पाओ तो क्या सिखाया है याद करो। तो याद करिए, मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड कुछ करना है और कैसे प्रोसीड करना है ये नहीं सोच पा रहे हो तो तुरंत उस क्वाड्रिलैटरल को ट्रायंगल्स में ब्रेक डाउन कर दो डायगोनल्स की मदद से। क्या मैंने आपको यह नहीं सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है, कई बार सिखाया है। तो तुरंत अब आपको सर की यह बात रिकॉल होती है कि सर ने बोला है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में कैसे आगे बढ़ना है ये नहीं सोच पा रहे हो, तुरंत उस क्वाड्रिलैटरल को ट्रायंगल्स में ब्रेक डाउन कर दो, आपको रास्ता दिखने लगेगा। अब डायगोनल्स की मदद से अगर आप अपने क्वाड्रिलैटरल को ट्रायंगल्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो समझना सर, अगर आप यहां पे इस तरीके से अपने क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो एक ये छोटा सा ट्रायंगल मिलेगा और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल मिलेगा। अगेन समझना, अगर आप यहां पे इस डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो एक ये ट्रायंगल ऊपर, एक ये ट्रायंगल नीचे मिलेगा। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये वाले डायगोनल के बनने के बाद जो 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं उनको एनालाइज करें, या फिर ये डायगोनल ज्वाइन होने के बाद जो 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं उनको एनालाइज करें, या फिर दोनों को बना लेते हैं और जो बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल रहे हैं उनको एनालाइज करें। तो कॉमन सेंस की बात है, पहले आसान चीज के लिए सोचेंगे ना। आसान क्या रहेगा? आसान ये रहेगा कि पहले किसी एक डायगोनल के लिए दिमाग लगाते हैं। अगर एक से काम हो जाएगा तो मल्टीपल डायगोनल्स का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर एक पे सोचेंगे तो मेरा दिमाग चल रहा है सर
कि ऐसे ज्वाइन करके दो ट्रायंगल मिलेंगे, ऐसे ज्वाइन करके दो ट्रायंगल मिलेंगे, कैसे सोचा जाए। अब देखो कैसे दिमाग लगाना है। तो यहां पे इस चीज को सोचते वक्त एक इंटरेस्टिंग चीज पे मेरी नजर जाती है। मेरी नजर इस बात पे जाती है कि प्रिंस सर ने अगेन मैथमेटिक्स में एक और इंपॉर्टेंट बात सिखाई है। सर ने यह सिखाया है कि मैथमेटिक्स में किसी भी क्लास में कुछ भी कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपको सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है ना, तो तुरंत सिमेट्रिकल फिगर पे एनालिसिस करना शुरू करो, क्योंकि उससे बहुत फायदा मिलता है, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। तो सर की बस इस बात को यहां पे याद करते हुए अगर ऑब्जर्व करें, तो इस डायगोनल को बनाने के बाद जो ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है, ये तो सिमेट्रिकल फिगर है नहीं सर, लेकिन मेरा यहां पे दिमाग चल रहा है कि अगर इस डायगोनल को ज्वाइन कर लिया जाए सर, तो ये जो दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। तो सर की बात को रिकॉल करते हुए समझ में आ रहा है कि ये करने से जरूर हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देखो कैसे आगे दिमाग लगाएंगे। तो अब यहां पे फिगर में सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक साइड्स के सेट को इक्वल साबित करना है। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं जिनके साइड्स के एक सेट को इक्वल साबित करना है। क्या करेंगे, तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि दो ट्रायंगल से कंपैरिजन कर लेते हैं, काम हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करने का दो रास्ता जानते हैं, कंग्रुएंसी का रास्ता, सिमिलैरिटी का रास्ता। अब मुद्दा यह है कौन सा रास्ता लिया जाए, तो इसका जवाब होगा सर दोनों रास्ते से काम हो जाएगा, आप कोई भी रास्ता ले लो। मान लो सबसे पहले हम कंग्रुएंसी का रास्ता लेते हैं, यानी अब यहां पे मेरा टारगेट यह है कि मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करना है, क्योंकि अगर हम अपने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर देते हैं तो सीपीसीटी से कह देंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सोचते जा रहे हैं, सवाल अपने आप सॉल्व होता चला जा रहा है। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करने के तो मल्टीपल तरीके जानते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया जानते हैं, यहां पे कौन सा क्राइटेरिया फिट बैठेगा। अब आपको इसका भी जवाब यहां पे दिख रहा होगा, प्रिंस सर ने कई बार सिखाया है कि कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स के कंग्रुएंसी पे सोचना है, सबसे पहले फॉरमोस्ट आरएचएस क्राइटेरिया पे सोचिए। अगर आरएचएस काम नहीं करता है तब दूसरे क्राइटेरिया पे जाइए। क्या ये हमने नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है। कंसेप्ट अप्लाई करो। दो राइट एंगल ट्रायंगल से कंग्रुएंसी के लिए सोचना है, सबसे पहले आरएचएस क्राइटेरिया के लिए सोचेंगे। अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से यहां पे कहानी को सुनना। आर का मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, है सर, ये सेटिस्फाइड है। एक्स का मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। देखते हैं सर, अगर ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई। अगेन समझना, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, यानी कि सर यही वाला साइड इसके लिए भी हाइपोटेनियस हो गया। तो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल का ये वाला जो कॉमन साइड है यही दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी है। तो भैया कॉमन साइड है, ये इसके बराबर होगा, आसानी से बोल सकते हैं। तो यहां पे ये साबित हो रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल है, यानी एच बी सेटिस्फाइड है। अब एस का क्या मतलब है? एस का मतलब यह है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस के अलावा किसी दूसरे साइड्स का सेट भी इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अगर अपने दोनों ट्रायंगल में बात करें सर, तो हाइपोटेनियस के अलावा इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये साइड है, ये साइड है, नीचे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के अलावा ये साइड है, ये साइड है। अब समझना सर, इसको तो आपस में इक्वल ही साबित करना है, यानी इसका तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। क्या बचा? ये बचा है, यानी कि अगर ये इसके इक्वल साबित हो जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। और साबित हो रहा है भैया, मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये भी मेरे सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मेरे सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं एक ही सर्कल में आप कितने भी रेडियस बना लीजिए, वो सारे रेडियस इक्वल लेंथ के होंगे सर। तो यहां पे तुरंत कह देंगे ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसी सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एस भी मिल गया, यानी कि हमने सक्सेसफुली अपने दोनों ट्रायंगल्स को आरएचएस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट साबित कर दिया। बस कहानी खत्म है।
अब CBCD से क्या देंगे सर, ये इसके इक्वल हो जाएगा, प्रूफ कंप्लीट। अब इसी बात को प्रॉपर तरीके से यहां पे लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, कहानी को ध्यान से सुनना। तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा था, फिगर पे आ जाते हैं। तो अगर आप फिगर को देखो तो आपको ऑब्जर्व होगा बिल्कुल सेम टाइप का फिगर है। तो यहां पे अंदर में जो कंस्ट्रक्शन यहां पे किया था वो यहां पे कर लेते हैं सर। तो यहां पे रेड कलर से इसको ज्वाइन कर लिया, अगेन इसको ज्वाइन कर लिया, अगेन इसको ज्वाइन कर लिया, यहां पे ये 90 डिग्री, यहां पे ये 90 डिग्री सर। तो यहां पे सेम टाइप का फिगर बना हुआ था पहले से, इसलिए मैंने छिपा के रखा था, पहले आपको समझा दूं कि फिगर बनेगा कैसे, उसके बाद पूरी एनालिसिस अपने ओरिजिनल फिगर में करेंगे। अब देखो यहां पे, अब यहां पे आपको दोनों फिगर में एक छोटा सा फर्क दिख रहा होगा। फर्क ये दिख रहा होगा कि कहोगे सर इस वाले फिगर में ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसके बाहर लाइनें नहीं जा रही, जबकि आपने जो फिगर बनाया है उसमें जा रही हैं। तो सर फिर कौन सा फिगर सही है? अब ध्यान से जवाब को सुनना। सर दोनों ही फिगर सही है। आप फिगर ऐसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर ऐसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अब समझना बात को। देखो टैंजेंट एक्चुअली में क्या होता है, तो कहोगे सर टैंजेंट एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि अगर सही तरीके से आप सोचोगे ना तो आपका जवाब आएगा कि टैंजेंट स्ट्रेट लाइन होती है। ये कहानी यही वाले फिगर में रिप्रेजेंट हो रही है। यानी कि पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा सर कि ये वाला फिगर ज्यादा बेटर फिगर है। अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये वाला फिगर ज्यादा बेटर फिगर है, जहां पे ये वाली कहानी भी ड्रॉ की गई है। वैसे अगर आप इस वाले फिगर को भी बनाते हो तो नंबर नहीं कटेंगे। रीजन ये है कि इस फिगर की एनालिसिस में आपने ये जाना सर कि इस पोर्शन की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी वजह से बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन ड्रॉ करके दिखाया ही नहीं जाता है। इसलिए कह रहा हूं दोनों फिगर सही हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन मानोगे ना तो मैं कहूंगा एग्जाम में ये वाला फिगर बनाना, मतलब ये पूंछ भी बनाना, इससे एग्जामिनर काफी इंप्रेस होगा। इस बात को नोट कर लो फटाफट। तो कहानी यहां पे क्लियर है सर। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखना कैसे ये समझ लेते हैं। तो फिगर बना लिया। फिगर बनाने के बाद अब किसी भी प्रूफ का बेसिक स्ट्रक्चर हम जानते हैं। सबसे पहले होता है गिवन, इसके बाद होता है टू प्रूफ, इसके बाद होता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद फाइनली आता है प्रूफ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हम हर प्रूफ के लिए जानते हैं सर। अब इस कहानी को फिल करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? तो फिगर की एनालिसिस सिखाई सर, मुझे पता है सर्कल की कहानी गिवन है। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, अपने नोटेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं गिवन डेटा में। तो यहां पे लिख लेंगे सर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस। अब ध्यान से यहां पे मेरी बात को सुनना। कहोगे सर फिगर के मुताबिक ओपी भी रेडियस है, ओक्यू भी रेडियस है, तो ओपी लिखें कि ओक्यू लिखें या किसी तरीके से दोनों लिखें? तो इसका जवाब होगा दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है समझना। तो आपने अपनी एनालिसिस के लिए इसको बनाया है, समझना बात को। इन रेडियाई को आपने अपनी एनालिसिस के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि यह कहानी कंस्ट्रक्शन में जाएगी सर, गिवन में नहीं लिखोगे। फिर कहोगे सर सर्कल तो बनाया है तो रेडियस तो होगा, तो गिवन में रेडियस के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बताना पड़ेगा। तो रैंडमली रेडियस कुछ भी बता दो। मान लो मैं रैंडमली कह देता हूं कि मेरे सर्कल का जो रेडियस है ये r यूनिट्स का है। आपका नाम ए से शुरू होता है, आप कह देना रेडियस ए यूनिट्स का है। बी से नाम शुरू होता है, कह देना रेडियस बी यूनिट्स का है। आपकी मर्जी है, कुछ भी रेडियस बता दो। मान लो रैंडमली मैं कह देता हूं कि सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस r यूनिट्स। तो गिवन डेटा में सर्कल की बात कर ली। अगेन मुझे पता है कि गिवन डेटा में इन टेंजेंट्स की भी बात करनी है। अब इस वाले टेंजेंट का नाम AP है सर, इस वाले टेंजेंट का नाम AQ है। फटाफट इस बात को लिख दीजिए कि दो टेंजेंट्स पॉइंट A से सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। तो यहां पे लिख दो गया सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड टेंजेंट्स AP and AQ from an external point A are drawn to the circle। इसके साथ आपके गिवन डेटा की कहानी होती है कंप्लीट। अब टू प्रूफ क्या साबित करना है सर?
तो मैथमेटिकली फिगर के हिसाब से बात की जाए तो AP और AQ को इक्वल साबित करना है, लिख लेते हैं। तो AP और AQ को इक्वल साबित करना है, लिख लिया। थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज, तो एनालिसिस देख ली। एनालिसिस से पता है सर कि मेनली दो चीजें यहां पे इस्तेमाल हुई है, दो कंसेप्ट। क्या क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कंसेप्ट ये इस्तेमाल हुआ है सर कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, तो एक कहानी ये इस्तेमाल हुई। इसके अलावा कंग्रुएंट करने के लिए आरएचएस क्राइटेरिया भी इस्तेमाल हुआ है, ये भी इस्तेमाल हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। तो इसके नीचे लिखेंगे सर आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। तो थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज में जो जो इस्तेमाल हुआ है इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो आपने अपने एनालिसिस के लिए अपने सर्कल के सेंटर से P को, Q को और A को ज्वाइन किया है। तीनों की बात बताइए, तो यहां पे कह देंगे सर ज्वाइन O2P, O2Q एंड O2A, ज्वाइन O2P, Q एंड A रेस्पेक्टिवली। इसको यहां पे बोल देंगे, ये हमने अपने एनालिसिस के लिए कंस्ट्रक्शन किया था सर। अब फाइनली प्रूफ पे आ जाएंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब यहां पे प्रूफ की कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से प्रूफ की कहानी प्रिंस सर की जुबानी सुनते हैं। देखो यहां पे प्रूफ तो कैसे स्टार्ट करेंगे सर, तो इतना लिखने के बाद सीधे अपने कंग्रुएंसी पे आ जाते हैं। अब कंग्रुएंसी बताने के लिए अच्छे तरीके से नोटेशन लिखना पड़ेगा, तो पहले रफ में जाके अच्छे तरीके से नोटेशन देख लेते हैं। मान लो ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को रैंडमली मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल आपका APO, ट्रायंगल APO, इट इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नीचे वाले का नाम कैसे लिखा जाए सर, तो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो कहानी इजी दिख रही है वो लिख लेते हैं, यानी एंगल की कहानी। तो दिख रहा है सर मुझे कि इस ट्रायंगल में एंगल P के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का एंगल Q जाएगा। अब P बीच में है, यानी कि यहां पे Q बीच में होगा। इतना सभी को समझ में आया। और देखो यहां पे अगेन कहानी से मुझे ये क्लियर है सर कि इस ट्रायंगल के OA के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का भी OA ही जाएगा। अब OA का है सर इस तरीके से, पहला और आखिरी में AO है, यानी कि पहले और आखिरी में कहानी जानी चाहिए सर OA की। तो यहां पे इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपका सर O और आपका क्या लिखा जाएगा A, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है AQO। अब इनमें से कौन सी कहानी सही है इसको चेक करते हैं, ध्यान देना। अब सर ये इसके बराबर है, यानी कि यहां का OP यहां का OQ, तो ध्यान देना सर यहां का OP अब इसके इक्विवेलेंट OQ इसमें दिख रहा है क्या, तो आखिरी दो में OQ यहां पे नहीं सर यहां पे दिख रहा है, यानी लिखने का सही तरीका ये हो जाएगा। अब इसके हिसाब से लिखना चालू करते, तो यहां पे बोलेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AQO एंड ट्रायंगल AQO। सबसे पहले अपने राइट एंगल वाली बात कर लेते हैं। तो मान लो इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए राइट एंगल को इस तरीके से शो कर देते हैं, एंगल APO। तो एंगल APO इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब APO बोलने के लिए मैं ऐसे चला हूं, यही ऑर्डर इसमें फॉलो होगा, यानी यहां पे एंगल AQO हो जाएगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपने सटीक बोलने के तरीके के हिसाब से एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक चीज हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज यहां पे हाइपोटेनियस की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हाइपोटेनियस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है सर AO, और यहां पे भी AO, तो यहां पे बोल देंगे सर AO इज इक्वल टू AO, और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल्स, कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल्स, ये ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। हाइपोटेनियस वाले स्टेटमेंट की बात कर ली आरएचएस क्राइटेरिया में। अब फाइनली एक और बचे हुए साइड की बात कर लेते हैं। तो अब यहां पे कह देंगे सर ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए मान लो OP कह देता हूं, तो OP का मतलब आपने ऐसे बात की, तो OP बराबर, तो यहां पे इसी के हिसाब से OQ हो जाएगा, OQ हो जाएगा। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे सर, रेडियाई ऑफ द बोथ सर्कल, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए इक्वल है। तो प्लूरल, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, तो यहां पे क्या कह देंगे सर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है सर। अब इतना करने के बाद यहां पे नीचे लिख लेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट, अब ऊपर आ जाओ, यहां पे लिख लेंगे ट्रायंगल APO
इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO ब्रैकेट में बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया। अब इसके नीचे लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से AP इज इक्वल टू AQ, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AQ ब्रैकेट में बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये ब्रैकेट में बोल देंगे हेंस प्रूव्ड, इतना बोल देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना लिख दोगे सर, प्रूफ में पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको शुरुआत मैंने लेक्चर के बता दिया था कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अब अगेन आपको रिकॉल होना चाहिए कि प्रिंस सर ने यहां पे बोला था सिमिलैरिटी से भी काम हो जाएगा। अब सिमिलैरिटी से काम कैसे होगा उसको देखते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे थोड़ी सी कहानी को क्लियर कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी के लिए कैसे लिखना है इसको समझ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से कहानी को सुनिएगा। तो यहां पे अपने दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर साबित करेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, समझ में आ रहा है सर, साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब मुद्दा यह है सर, सिमिलैरिटी के लिए भी बहुत सारा क्राइटेरिया जानते हैं, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया जाए सिमिलैरिटी के लिए, अब यह मुद्दा है। तो अगेन रिकॉल करिए सिमिलैरिटी के लेक्चर्स को, आपको बहुत अच्छे से भली भांति मैंने सिखाया है कि अगर सिमिलैरिटी में भी राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखते हैं, सबसे पहले RHS क्राइटेरिया के लिए सोचिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सर, RHS क्राइटेरिया के लिए सोचेंगे। अब RHS क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में क्या कहता है? तो सिमिलैरिटी में RHS क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस और कोई एक साइड आपस में प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी कि इसी बात को थोड़ा सा और सिंपल करके बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिमिलैरिटी के केस में RHS क्राइटेरिया यह कहता है कि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेनियस का रेशियो है वो रेशियो आपके इन्हीं ट्रायंगल्स के किसी दूसरे साइड्स के रेशियो के बराबर है तो तुरंत इस सिचुएशन में कह देंगे कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल्स RHS क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे सर। तो यहां पे इस कहानी को चेक करके देखते हैं। तो दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का रेशियो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर यही वाली जो लाइन सेगमेंट है दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो दिस बाय दिस करोगे सर, सेम लाइन सेगमेंट है, रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पे हाइपोटेनियस का रेशियो 1 आ रहा है। अब दूसरे साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो सर ये इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के इसके बराबर है। अगेन इनका यानी कि दूसरे साइड्स का रेशियो लेंगे तो सेम सर्कल के रेडियाई ये बराबर होंगे सर, रेशियो लेंगे ये रेशियो भी 1 आ जाएगा। तो साबित तो हो रहा है सर कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेनियस का रेशियो है और किसी दूसरे साइड का जो रेशियो ये आपस में इक्वल है। तो यहां पे मेरे ट्रायंगल्स RHS क्राइटेरिया से सिमिलर साबित हो जा रहे हैं सर। बस इसी चीज को अच्छे तरीके से यहां पे लिख लेना है। तो पहले सिमिलैरिटी का नोटेशन देख लेते हैं। तो मान लो इसी नोटेशन के हिसाब से रैंडमली ऊपर वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल APO नाम लिख देते हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान देना यहां पे, तो यहां पर ऑब्जर्व किया जाए सर तो इस एंगल में और इस एंगल में इक्वालिटी है। ये कहां पे दिख रहा है सर? तो P के बराबर एंगल Q, यानी कि बीच में यहां पे Q होना चाहिए। अब साइड में कहानी क्या दिख रही है सर? तो हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस जाएगा, यानी AO के करस्पॉन्डिंग AO जाएगा। तो या तो ऐसे AO जाएगा सर या तो ऐसे AO जाएगा। दोनों में से क्या सही होगा? दूसरे वाले साइड के लिए देखते हैं। OP के करस्पॉन्डिंग OQ जाएगा, तो OP के करस्पॉन्डिंग लास्ट दो पे OQ होना चाहिए। किस सिचुएशन में होगा सर? तो यहां पे कह दोगे ये वाला लिखने का तरीका सही है, यानी APO AQO, ये जो तरीका ऑलरेडी लिखा हुआ था कंग्रुएंसी में, यही लिखने का तरीका सिमिलैरिटी में भी काम कर जाएगा सर। तो यहां पे फर्दर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब अपनी रेशियो वाली इसी कहानी को लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस के रेशियो की बात कर लेते हैं। तो लिखने का प्रॉपर नोटेशन पता है, इस नोटेशन के हिसाब से तुरंत कह देंगे सर कि ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस को AO से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन कह देंगे सर नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनियस को AO से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे रेशियो की बात शो कर देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे सर ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस होगा AO। अगेन नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनियस AO से ही रिप्रेजेंट होगा।
तो दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनियस का रेशियो यहीं पे मुझे दिख रहा है सर 1 के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ब्रैकेट में रीजन दीजिए, ब्रैकेट में लिखोगे सर कि AO इज एक्टिंग एज द हाइपोटेनियस ऑफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब इसके बाद किसी दूसरे साइड्स के सेट के रेशियो की बात कर लेते हैं। तो किसकी बात करनी है? क्लियर है, मुझे क्लियर है। ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी बात करनी है, यानी कि इन्हीं के रेशियो की अब बात करनी है। तो यहां पे लिख लेंगे ऑल्सो। अगेन अपने लिखने के नोटेशन के हिसाब से कह देंगे कि ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में PO बोला जा रहा है, इस नोटेशन के हिसाब से नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में QO हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा सर? तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए PO, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए QO, इनका रेशियो क्या हो जाएगा सर? चूंकि ये इक्वल है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये रेशियो भी 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे सर? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर हो गई कहानी। अब यहां पे कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट AO बाई AO इज इक्वल टू PO बाई QO। अब ये बोलने के बाद तुरंत इसके नीचे लिख लेंगे फाइनली, देयरफॉर ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQO ब्रैकेट में बाई RHS क्राइटेरिया। और इसके बाद अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लेंगे। तो रिजल्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर यहां पे AP डिवाइडेड बाई AQ इज इक्वल टू यहां पे PO डिवाइडेड बाई QO इज इक्वल टू यहां पे AO डिवाइडेड बाई AO। बस यहां पे या तो इसको इससे या फिर इसको इससे एक साथ कंपेयर कर दीजिए। मान लो मैं इसको इससे कंपेयर कर देता हूं तो तुरंत यहां पे कह दूंगा सर कि दिस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर AP बाई AQ इज इक्वल टू 1, जिसके बाद कह देंगे AP इज इक्वल टू AQ। यहां ब्रैकेट में मेंशन कर देना बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये बोल दोगे हेंस प्रूव, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। तो सिमिलैरिटी के इस्तेमाल से ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को यहां पे ध्यान में रखना, जब आप मैक्सिमम बुक्स में यहां पे प्रूफ की कहानी थ्योरम नंबर 3 के लिए देखोगे तो आपको कंग्रुएंसी का ही रास्ता ज्यादातर प्रूफ्स में दिखेगा, ज्यादातर बुक्स में दिखेगा। सिमिलैरिटी वाला रास्ता बहुत कम ही बुक्स में या फिर कह लो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो मेरा यहां पे पर्सनल सजेशन रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में हम थोड़ा सेफ खेलते हैं, इसी वजह से आप कंग्रुएंसी वाले रास्ते से ही बनाना। सिमिलैरिटी से भी बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है कि बोर्ड एग्जाम में खासकर जब सब्जेक्टिव पेपर हो तो थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि कंग्रुएंसी वाला रास्ता ज्यादा फेमस रास्ता है, इस रास्ते को ज्यादातर टीचर्स और ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, तो आप भी इसी कन्वेंशनल रास्ते का एग्जाम में इस्तेमाल करना। बाकी जानो दोनों तरीके, फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके साथ यहां पे अपनी इस थ्योरम नंबर 3 के प्रूफ की कहानी होती है खत्म। अब ये जो हमने इतना सीखा है इसको एक प्रॉब्लम में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अब अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब एक नजर यहां पे डालिए, आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2002 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर, सवाल ने हमें एक फिगर प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आगे सवाल कहता है अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD with AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 7 centimeter and CD is equal to 4 centimeter. Find AD। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये मेरे क्वाड्रिलैटरल ABCD को चारों साइड्स पे टच कर रहा है। इसके साथ साथ सवाल ने हमें अपने क्वाड्रिलैटरल ABCD के 4 में से 3 साइड्स AB, BC और CD की लेंथ्स भी बता दी है। अब फाइनली इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे अपने क्वाड्रिलैटरल ABCD के चौथे बचे हुए साइड AD की लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी।
तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं सॉल्यूशन की कहानी पे। तो सबसे पहले अपने फिगर में सारे के सारे गिवन डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो कहोगे सवाल ने मुझे अपने क्वाड्रिलैटरल के 4 में से 3 साइड्स की लेंथ बता दी है, इस डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए बी है 6 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट कर लिया सर। अगेन आगे की कहानी है सर, बीसी 7 सेंटीमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद कहानी है सीडी 4 सेंटीमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब फाइनली सवाल के अनुसार मुझे अपने क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी के इस वाले बचे हुए साइड एडी की लेंथ निकालनी है, लेंथ पता करनी है, क्या होगी। अब सॉल्यूशन की कहानी को, एनालिसिस की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल यह है कि फिगर को एक नजर में देख के फटाफट बताइए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व हो रही है। तो तुरंत आपका जवाब आएगा। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज फिगर को एक नजर में ही देख के ऑब्जर्व यह हो रहा है सर कि मेरे इस सर्कल के लिए बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए गए हैं। मुझे दिख रहा है सर कि मेरे इस सर्कल के लिए यह भी टेंजेंट है, यह भी टेंजेंट है, यह भी टेंजेंट है, यह भी टेंजेंट है। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि मेरे इसी सर्कल के लिए कुल मिला के फिगर में 4 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। और क्या दिख रहा है, और इंटरेस्टिंग मुझे यहां पे यह ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मेरे सर्कल के लिए कुल मिला के फिगर में 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स है। सर सर्कल के लिए यह भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यह भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यह भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यह भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मुझे टेंजेंट्स के अलावा अपने सर्कल के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं। और यह भी ऑब्जर्व हो रहा है कि हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। मुझे यहां पे दिख रहा है सर, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए 2 टेंजेंट्स, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए 2 टेंजेंट्स, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सर्कल के लिए 2 टेंजेंट्स, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए 2 टेंजेंट्स। तो कुल मिला के फिगर को एक नजर में देखते ही 3 चीज ऑब्जर्व होती है। अपने सर्कल पे बने हुए बहुत सारे टेंजेंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं, और इसके साथ साथ इन एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले सर्कल पे टेंजेंट्स भी दिख रहे हैं। अब ये जो हमें दिखा, इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ सर कि अब इतनी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। कैसे सॉल्व होगा? तो कहोगे सर कि आपने सिखाया था कि किसी भी सर्कल के सवाल में अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बनते हुए दिख जाएं, तुरंत समझ जाना कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी थ्योरम नंबर 3 अप्लाई करने की जरूरत है। सिखाया था कि नहीं? बिल्कुल सिखाया था। तो क्या ऐसी कहानी यहां पे नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि बहुत सारे फिगर में एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और हर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। यानी कि सर आपने जो सिखाया है उसके हिसाब से यह क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे थ्योरम नंबर 3 अप्लाई करने की जरूरत है। तो यहां पे अब अपने थ्योरम को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हर एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं डी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। दिख रहा है सर, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ये 2 टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अब अपने इन 2 टेंजेंट्स में मुझे ये भी दिख रहा है सर कि इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट के हिसाब से कह देंगे ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट, ये मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो अब अगर अपने थ्योरम नंबर 3 को अप्लाई कर ले तो यहां पे तुरंत कह देंगे सर कि ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे, ध्यान से सुनना। अब इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। अगेन मुझे दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इन टेंजेंट्स के लिए ये ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस टेंजेंट के लिए ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगेन सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये मेरे स्पेसिफाइड पॉइंट, ये मेरे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर सकते हैं। तो कह देंगे
सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो थ्योरम को अप्लाई करके तुरंत कह देंगे सर कि ये और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं, तो कह देंगे सर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, हाईलाइट कर लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन इन टेंजेंट्स के लिए मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर सकते हैं, कह दोगे सर ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट हो गया सिचुएशन के हिसाब से, ये मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अगेन सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, तुरंत यहां पे कह देंगे ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं सर, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गई। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब अपने फाइनल एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अगेन इन टेंजेंट्स में ऑब्जर्व हो रहा है कि इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे ये स्पेसिफाइड पॉइंट, ये मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, इस टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। थ्योरम को अप्लाई करके तुरंत यहां पे कह देंगे सर ये पार्ट इसके बराबर, शो कर लेते हैं इसको, ये पार्ट इसके बराबर शो कर लिया। तो यहां पे अपने थ्योरम को अप्लाई करने के बाद जो भी हमने एनालाइज किया उसको फिगर में हाईलाइट कर लिया है। अब देखो यहां पे आगे की एनालिसिस। टारगेट क्या है सर? तो कह दोगे टारगेट है ये पूरी लेंथ निकालना। अब हमने जो यहां पे एनालाइज किया है, मुझे समझ में आ रहा है सर कि जो डेटा गिवन है ये पूरा पूरा साइड का डेटा गिवन है, जो पूछा जा रहा है ये भी पूरा पूरा साइड का डेटा पूछा जा रहा है, लेकिन जो एनालिसिस की कहानी आई है ये हिस्सों में आई है। ये जो एनालिसिस की कहानी आई है सर ये पार्ट्स में आई है, इनसाइट्स के हिस्सों में आई है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि जो भी एनालाइज करेंगे वो हिस्सों में एनालाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो कुल मिला के अपने एनालिसिस के हिसाब से यहां पे कह देंगे सर कि ये जो पूरी लेंथ निकालनी है ये इस वाले और इस वाले हिस्से से मिलके बनी है, यानी कि अगर मैं इन हिस्सों को निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो इन हिस्सों को जोड़ दूंगा तो पूरी टारगेट लेंथ निकल के आ जाएगी। अब ये हिस्से क्या है मुझे पता है क्या? नहीं पता है सर। तो तुरंत यहां पे दिमाग लगाते हुए कह देंगे सर ये हिस्सा नहीं पता है, मान लो रैंडमली इस वाले हिस्से को x कह देते हैं। अगेन कह दोगे सर ये वाला हिस्सा नहीं पता है, मान लो रैंडमली इस वाले हिस्से को y कह देते हैं। यानी कुल मिला के हमने जो एनालिसिस की इसके हिसाब से अगर मैं x प्लस वाई कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब समझना, अब ये जो हमने हाईलाइट किया इससे देखो कितना फायदा हुआ। तो हमारे पार्ट्स की एनालिसिस से क्लियर है ये हिस्सा इसके बराबर, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब समझना सर ये x तो ये भी x हो गया, ये पूरा का पूरा 6 है सर, तो ये कितना बचा हुआ हिस्सा हो गया? तो कह दोगे सर बचा हुआ हिस्सा 6 माइनस x हो जाएगा सर। अगेन समझना सर ये हिस्सा इसके बराबर है, यानी कि अगर ये 6 माइनस x है तो ये वाला हिस्सा भी 6 माइनस x हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगेन यहां पे देखो सर ये हिस्सा इसके बराबर है तो अगर ये y है तो ये वाला हिस्सा y हो जाएगा। अब गिवन डेटा के हिसाब से ये पूरा 4 यूनिट्स का है सर और ये हिस्सा y है तो ये बचा हुआ हिस्सा 4 माइनस y हो जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा 4 माइनस y हो गया सर। अगेन अपने एनालिसिस से मुझे ये पता है ये हिस्सा इसके बराबर, यानी कि अगर ये 4 माइनस y है तो ये भी 4 माइनस y हो जाएगा सर। तो यहां पे अपने एनालिसिस में आगे बढ़े और इतना मुझे मिल गया है। अब समझना बात को, तो यहां पे मेरा दिमाग चल रहा है सर कि ये पूरी लेंथ मुझे पता है 7 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है ये इन दोनों हिस्सों से मिलकर बनी है, यानी कि सर इन हिस्सों का जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा। लिख लेते हैं, तो हिस्से हैं मेरे यहां पे 6 माइनस एक्स और इसके अलावा 4 माइनस वाई।
तो इन हिस्सों का जो सम होगा फिगर के हिसाब से 7 के बराबर होगा। तो कहोगे सर एक्स वाई के टर्म में एक इक्वेशन आ गई। अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ध्यान से सुनना क्या गलती करेंगे। वो कहेंगे सर हमारी एनालिसिस के हिसाब से यहां पे 2 वेरिएबल से काम कर रहे हैं, यानी कि 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगा सर, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? क्योंकि जब तक दूसरा इक्वेशन नहीं आएगा सर तब तक दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी। जब तक एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी तब तक एक्स प्लस वाई कैसे निकल के आएगा? तो बहुत सारे बच्चे यहां पे अब फंस जाएंगे डाउट में। अब देखो यहां पे होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्यों बार बार आपको कहता हूं टारगेट क्या है इसको ध्यान से समझना। टारगेट यहां पे एक्स और वाई अलग अलग निकालना नहीं है सर, टारगेट ध्यान से रिकॉल करो एक्स प्लस वाई निकालना है। अब तुरंत अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा सर कि x प्लस वाई जो है ये तो इसी इक्वेशन से सीधे निकल के आ जाएगा। सीधे आपको ऑब्जर्व होना चाहिए, ध्यान दो यहां पे। अगर आप यहां पे इक्वेशन पे ध्यान दोगे तो देखो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई बराबर 7। सर माइनस एक्स माइनस वाई दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, माइनस एक्स उधर जाके एक्स बन गया, माइनस वाई उधर जाके वाई बन गया, तो एक्स प्लस वाई आ गया। अभी 7 को इधर बुला लेते हैं, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 7 3 हो गया। तो जो कैलकुलेट करना था सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया है, एक्स प्लस वाई निकालना था, निकाल लिया है। कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। तो जो थ्योरम की कहानी हमने ऑब्जर्व की उसी की मदद से अपने शानदार सवाल को सॉल्व भी करके देखा। तो इसके साथ अब मैं कह सकता हूं सर कि मैंने आपको पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट यानी कि कहानी समझा दी, थ्योरम का एप्लीकेशन समझा दिया, थ्योरम को किस सवाल में अप्लाई करना है यह समझा दिया, थ्योरम का प्रूफ समझा दिया, इसके अलावा थ्योरम के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी समझा दिया। अब इस पूरे थ्योरम से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। और अभी बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम के प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ इस पे आने वाले सवालों के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे ओवरऑल तरीके से मैं कह सकता हूं सर कि हमने जो पहला वाला थ्योरम पढ़ा था और ये जो तीसरा वाला थ्योरम पढ़ा ना, ये दोनों थ्योरम आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। तो पहले और तीसरे वाले थ्योरम के प्रूफ को ध्यान में रखना। अगेन इन थ्योरम्स पे बेस्ड सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो इन पे बेस्ड सवाल भी काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ इस थ्योरम की पूरी कहानी होती है खत्म। तो उम्मीद करूंगा सर लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, जरूरत पड़े थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देखिए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करिए। खुद से ट्राई करेंगे मैक्सिमम चांसेस है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं हूं ना, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे खास बात मैग्नेट ब्रेन्स की ये है कि जहां पे दूसरे चैनल शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाते हैं और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपकी साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि एक टीचर के लिए आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।